नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। इस दौर में विकास का सीधा सपाट मतलब हो गया है बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी और चौड़ी सड़कें। लेकिन यह सपाट विकास क्या इस देश की विविधता के साथ न्याय करता है? यह सवाल हमारा नहीं, उन तमाम तबकों का है जो विकास की इस आंधी में खुद को उखड़ता पा रहे हैं। उन पहाड़ों का भी है जिन्हें लगातार खोखला किया जा रहा है, ये बताते हुए कि इससे वहां चमक आएगी, बाजार आएगा, अमीरी आएगी। कुछ हद तक ये गलत भी नहीं है, लेकिन इस अंधाधुंध होड़ में हम क्या कुछ देख भी रहे हैं? पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच बनाने के लिए हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं और इसके लिए पहाड़ों की ढालों को धमाकों से उड़ा दे रहे हैं। लेकिन इस सब में पहाड़ की क्या हालत हो रही है? उस असली पहाड़ की जो अपनी बनावट में जितना जटिल है उतना ही प्रकृति और पर्यावरण के लिए जरूरी भी। हम आज उत्तराखंड के चार धाम हाईवे की बात कर रहे हैं। पहाड़ों में ईश्वर के करीब पहुंचने के नाम पर बन रही इस हाईवे से कई जगह प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, उस पर किसी की नजर नहीं है। अगर हमारे तीर्थ इन पहाड़ों पर बने, अगर हमारे ईश्वर यहां बसे, तो इसलिए नहीं कि आदमी बस पकड़े या कार उठाए या ट्रेन ले और सीधे चला जाए। उसे यात्रा करनी पड़ती थी, अपने बाहर के पहाड़ की भी, अपने भीतर के पहाड़ की भी। अब अंधाधुंध विकास इन दोनों पहाड़ों को मिटाने पर तुला है। आज कहानी इसी विकास की, पहाड़ के रास्ते और रास्ते के आगे खड़े पहाड़ की। आज ये शिलान्यास उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है जो केदारनाथ के हादसे में हिंदुस्तान के हर कोने से किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। उस भयंकर हादसे में जो लोग मारे गए थे, उनको एक प्रकार से तर्पण है, श्रद्धांजलि। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास उत्तराखंड में स्थित चार धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का रास्ता सुगम बनाने की वाकई ये एक बड़ी और शानदार मुहिम है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। सदियों से देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु कपाट खुलने के तुरंत बाद इन तीर्थ स्थानों का रुख करते रहे हैं। यही वजह है कि साल के इन दिनों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चार धाम यात्रा मार्ग पर भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं के अलावा हिमालयी इलाके की छटा निहारने आ रहे सैलानियों की तादाद भी काफी ज्यादा होती है। हालात ये हो जाते हैं कि हजारों लोगों को कई कई घंटे ट्रैफिक जैम में गुजारने पड़ते हैं। ऊपर से रास्तों में जगह जगह होने वाले भूस्खलन लोगों की मुसीबतें बढ़ा देते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। जून 2013 में भारी बारिश के बाद नदियों से होते हुए आई तबाही ने इन रास्तों को और बर्बाद कर दिया। कई जगह सड़कों के बड़े बड़े हिस्से और रिहायशी इलाके तक नदियों में समा गए। इस सब के मद्देनजर ही यात्रियों की सुविधा और पर्यटन के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। जो रोड हम 900 किलोमीटर, ये जो नए ऋषिकेश से लेकर हमारे चारों धाम के लिए जो रोड बना रहे हैं, इसमें 10 मीटर की चौड़ाई होगी, 2 लेन पेव शोल्डर होगा और ये सीमेंट कंक्रीट से रोड बना रहे हैं। 200 साल इस पर कोई खड्डे नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं। चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत 12,000 करोड़ की लागत से करीब 900 किलोमीटर लंबे हाईवे का विकास किया जाना है। इसके तहत मौजूदा हाईवे को चौड़ा कर 10 से 12 मीटर तक किया जाना है। इसका मतलब यह है कि कई जगहों पर सड़कों को दोगुना चौड़ा करने की जरूरत होगी।
यही नहीं, कई जगहों पर लंबे और घुमावदार रास्तों को छोटा करने के लिए बाईपास बनाने, लंबे पुल, सुरंगें और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी है। इन सड़कों के पुश्तों को पुख्ता करने और भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में स्पेशल ट्रीटमेंट करने की भी योजना है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से कई जगहों पर यह काम शुरू भी हो चुका है। इस विशाल परियोजना को कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में तोड़ा गया है। नेशनल हाईवे 58 पर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच 140 किलोमीटर हाईवे पर काम होना है, जिसमें 594 मीटर लंबा एक पुल कलियासौड़ इलाके में अलकनंदा नदी पर बनाया जाना है। नेशनल हाईवे 58 पर ही रुद्रप्रयाग से आगे बद्रीनाथ के रास्ते पर माणा गांव तक 160 किलोमीटर हाईवे तैयार किया जाना है। इस रास्ते पर लामबगड़ जैसा भूस्खलन प्रभावित इलाका भी है, जो लंबे समय से परेशान करता रहा है। इसके भी स्पेशल ट्रीटमेंट की योजना है। नेशनल हाईवे 109 पर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के रास्ते पर गौरीकुंड तक 76 किलोमीटर लंबा हाईवे तैयार होना है, जिस पर सोनप्रयाग के पास घाटी के आर पार करीब 750 मीटर लंबा एक पुल बनना है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का बाईपास भी इसमें शामिल है। नेशनल हाईवे 94 पर ऋषिकेश से उत्तरकाशी के धरासू तक 144 किलोमीटर लंबा हाईवे बनना है, जिसमें चंबा के करीब 430 मीटर लंबी सुरंग भी प्रस्तावित है। नेशनल हाईवे 108 पर धरासू से आगे गंगोत्री तक 124 किलोमीटर हाईवे तैयार होगा, जिसमें 3 जगहों पर भूकंप प्रभावित इलाकों में खास इंतजाम शामिल हैं। नेशनल हाईवे 94 पर धरासू से यमुनोत्री तक 95 किलोमीटर का हाईवे है, जिस पर सिलक्यारा बेंड पर 500 मीटर लंबी सुरंग बनाई जानी है। इसी परियोजना के तहत कुमाऊं इलाके में नेशनल हाईवे 125 पर टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 150 किलोमीटर हाईवे चौड़ी होनी है, जिसमें 3 भीड़ भरे शहरों के बगल से बाईपास बनाए जाने हैं। 2018 के एंड तक इस पूरी योजना को पूरा करेंगे और मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आप इसका उद्घाटन इस प्रकार से करिए कि आप हरिद्वार से निकलकर पूरी यात्रा पूरी करके इसका उद्घाटन करेंगे, ये हम कहने वाले हैं। परियोजना के इतनी जल्दी पूरी होने का ये दावा तो उतना पुख्ता नहीं लग रहा, लेकिन इस हिमालयी इलाके में मोदी सरकार की ये परियोजना वाकई में बहुत ही भव्य और बड़ी दिखती है। इसके बावजूद कई जानकार आशंकित हैं। उन्हें लगता है कि इस परियोजना पर काम करते हुए मध्य हिमालय के इस इलाके की भौगोलिक संवेदनशीलता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जाने माने पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हैं। विचार तो बहुत सुंदर है, पर हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए कि ये व्यवहारिक है भी या नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दशकों से यहाँ पर आने जाने का माने एक तरफ से डबल ट्रैफिक पहले से है, चाहे बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ के रास्ते में हो, और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वो तो ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बरसात के मौसम में या उससे बाहर भी यदि आप किसी संवेदनशील पहाड़ी से मोटर सड़क को खोदते हैं तो वो पूरा लैंडस्लाइड, जो ओल्ड लैंडस्लाइड है, जो सुसुप्त भूस्खलन है और कुछ सक्रिय हैं, तो वो और बढ़ जाएंगे। हिमालय के जानकारों और भूगर्भ शास्त्रियों की ये चिंताएं वाजिब हैं। वो किसी भी बड़ी परियोजना से पहले इस इलाके की भौगोलिक बनावट पर ध्यान देने पर जोर दे रहे हैं। जो हिमालय के स्लोप हैं वो बहुत ही संवेदनशील है। अगर आप ऋषिकेश से लेके और बद्रीनाथ तक देखें और ऋषिकेश से लेके और यमुनोत्री तक देखें तो सारे हमारे जो हिमालय पर्वत है उसमें हर जगह चट्टानें, रॉक नहीं है, बल्कि उसके ऊपर काफ़ी डेब्रिस लूज मटेरियल है। और प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया ने एक शोध पत्र में बहुत छोटी सी लाइन लिखी थी, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। उन्होंने लिखा था कि हिमालय के जो स्लोप हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं और थोड़ा सा भी टैम्परिंग
वो स्लोपों के साथ अगर की जाएगी तो बहुत बड़े डिजास्टर हो सकते हैं। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब ऋषिकेश से लेके और बद्रीनाथ वाली रोड 2 लेन बनी, तो पिछले मैं तो यहाँ पे 77 से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमेशा वहाँ पे लैंडस्लाइड होती रही और सारा जो रास्ता है वो हर यात्रा सीजन में लैंडस्लाइड की वजह से समस्याग्रस्त रहा है। तो हिमालय के स्लोप को ज़्यादा न छेड़ा जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा व्यवहारिक होगा। ऐसा नहीं है कि सड़कों के निर्माण में उत्तराखंड पीछे रहा हो, बल्कि जो जाल बीते कुछ सालों में यहाँ सबसे तेजी से बिछा वो सड़कों का ही है। सन 2000 में राज्य बनने से पहले तक यहाँ करीब 8000 किलोमीटर सड़कें थीं, जो बीते 16 साल में 16000 किलोमीटर बढ़कर करीब 24000 किलोमीटर हो गई हैं। यानी औसतन हर साल 1000 किलोमीटर, जिससे गांव, कस्बे और शहर सड़कों के और करीब आ गए हैं। ये जरूरी भी था, लेकिन चिंता यह है कि अधिकतर सड़कों को बेतरतीब तरीके से बनाया गया। प्रसिद्ध भूविज्ञानी के.एस. वल्दिया अपनी किताब इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में लिखते हैं कि इस तरीके से करीब 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 20 से 60,000 घन मीटर मलबा पैदा होता है। प्रसिद्ध जर्नल जियोमैटिक्स नेचुरल हैजार्ड्स एंड रिस्क में सत्यन गहलोत के रिसर्च पेपर के मुताबिक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से कम 50 करोड़ घन मीटर मलबा सड़कों के निर्माण से पैदा हो चुका है, जिसे पहाड़ी ढलानों पर अधिकतर नदियों की ओर बेतरतीब तरीके से गिरा दिया गया है। जितनी भी सड़कें बनी हैं उनमें से अधिकतर के लिए पहाड़ी चट्टानों को विस्फोटकों के धमाकों से तोड़ा गया है। ये सबसे पुरानी और सबसे विध्वंसक तकनीक है, जो ऐसे संवेदनशील इलाकों के लिए कतई ठीक नहीं मानी जाती। होता क्या है कि जब ये ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग के समय कोई भी कैलकुलेशन या इस तरह से जो अभियंत्रिक उसके दूसरे पहलू होते हैं उस पर विचार नहीं करते और एक मजदूर जो है वो इस काम को करता रहता है। हमने कई बार देखा है इस चीज़ को, और वो क्या करते हैं कि ब्लास्टिंग करते समय बहुत बड़े भूभाग को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसमें कई फ्रैक्चर और क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि फिर वो जो सॉलिड मेटेरियल पहले था तो लूज बन करके फिर धीरे धीरे स्लाइड करता रहता है। सच तो यह है कि सड़कों के लिए किए जा रहे ऐसे धमाकों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता। 4 धाम हाईवे से गुजरते हुए हमें ये सब होते हुए दिख भी गया। पहाड़ों में सड़कों को बनाने के लिए भारी ताकत की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अक्सर डायनामाइट इस्तेमाल किया जाता रहा। हालांकि अब कई बड़ी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर पहाड़ों में सड़कें बनाने के लिए डायनामाइट की जरूरत पड़ती है, जिलेटिन की छड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें लगाने के लिए चट्टानों में इस तरह के छेद किए जाते हैं जिनमें डायनामाइट और जिलेटिन की छड़ें लगाई जाती हैं। और इनमें जो धमाका है उससे चट्टानें भर कर नीचे गिर पड़ती हैं और उसके बाद वो अपने पीछे गहरे घाव छोड़ देती हैं, जो सदियों तक रिश्ते रहते हैं, चट्टानों के टूटते रहने के कारण बनते हैं। इसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं? जैसे इसके अंदर क्या क्या है? इसके तार के अंदर? तार के अंदर कुछ नहीं है, केवल बारूद है। बारूद है? क्या डायनामाइट होता है? तो ये तो बहुत खतरनाक होता होगा। अच्छा, ये है जो चट्टानों में डाला जाता है उन्हें तोड़ने के लिए, सड़क बनाने के लिए। तो इसको आप इसके अंदर डाल रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये फूटता होगा एक साथ? नहीं, इसके ऊपर से, हाँ, ये भी काम करता है इसके साथ। और एक वो टोपी होता है ना, हाँ, जो लोड देते हैं, वो जितना लोड जाता है उतना पत्थर फाटता है। अच्छा, ये अंदर तक मार करता है। नियोजेल। तो ये कभी ऐसा तो नहीं होता कि दुर्घटना हो जाती है? और दुर्घटना होने से पहले सिग्नल दिया जाता है ना। अच्छा, दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक देंगे ना? हाँ। ये होता है इसके अंदर? हर कोई नहीं करता है इसमें, उसमें रिक्स होता है ना, घर द्वार तोड़ दिया तो। अच्छा, ये है इसमें केमिकल जो फटता है। अच्छा, तो इसको आप फिर उसके अंदर डाल देंगे ना? तो ये कितने सारे आपने यहाँ पर सुराख किए हैं? जैसे मोटा है उस हिसाब से कितने सुराख? 5 फीट, 8 फीट, 12 फीट, 3 फीट। 3 फीट, 12 फीट तक अंदर भी करते सुराख? हाँ। इसमें कितने चले जाएंगे ये छड़ें ऐसी?
इसमें कम बेसी जाता है, अंदाजा नहीं है इसका, गिनती से नहीं डालते हैं। अच्छा, जितना चला जाए। हाँ, जैसे छेद है जितना आ रहा है उतना डाल देते हैं। अच्छा, धमाका बहुत बड़ा होता होगा, ये तो गिरा देगा पूरी चट्टानी है ना एक ही बारी में। किसी जगह का टाइट पत्थर होता है, हाँ, उस जगह का थोड़ा ज्यादा छेद देना पड़ता है उसको। अच्छा, प्लास्टर जो कराता है ना, हाँ, वो है इतना इतना फीट का, यहाँ मारना वहाँ मारना। अच्छा, वो बता देता है। हाँ, अब जो नहीं फट पाया हाँ, तो उसको और शुरू से हुल मारते तो हैं। आप लोगों के साथ कोई इंजीनियर भी रहते हैं साथ में, या आप लोग खुद ही करते रहते हैं? नहीं, इंजीनियर नहीं रहता है, साहब लोग है ना, हाँ, वही सब रहता है ब्लास्टिंग के समय खड़ा होके। अच्छा। मकान उकान लग गया, टूट गया, तभी खड़ा होके। पर ये कितना इसमें छड़े भरनी है ये सब नहीं बताता वो कोई? नहीं। ऐसा तो आप जितना चला जाता है उतना डाल देते हैं ना? हाँ। अच्छा, तो ये आज नहीं फोड़ेंगे फिर?